नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। CUT एग्जाम 2025, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 और नीट एग्जाम 2025 के लिए 12th बायोलॉजी NCERT चैप्टर नंबर 2 का आगाज करते हैं। और सेकंड चैप्टर अपने पास में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर इस टॉपिक का हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको मिलेंगे टॉप MCQs। बहुत ही बेहतरीन MCQs, टॉप MCQs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको पढ़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन वाला कर सकते हैं, बहुत शानदार वाला कर सकते हैं और हूबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन का आप दर्शन करेंगे। बिल्कुल क्लास में फर्स्ट टाइम से लेकर के अंत तक बने रहना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है। तो चलो आगाज करते हैं आज के शानदार सेशन का। और पहला ही क्वेश्चन आपके अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर गजब वाला रसगुल्ला दिखाई दे रहा है। शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका के संयोजन से बनी एक सहनलिका कहलाती है। बहुत अच्छा वाला लाइन आपके सामने है। क्या कहना चाहता है? शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका के संयोजन से बनी सहनलिका मूत्र मार्ग है। ट्यूनिका, वह देखो क्या लिखा हुआ है, वेस्कुलोसा लिखा हुआ है, स्क्लन नलिका लिखा हुआ है, स्क्लन वाहिनी और शुक्र रज्जु लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आपने सेकंड चैप्टर को बहुत ही शानदार पढ़ रखा है तो आप इसका करेक्ट आंसर जरूर निकालने वाले। बता दीजिएगा, शुक्रवाहक की बात कर रहा है और शुक्राशय की नलिका के संयोजन से बनी सहनलिका को किसके नाम से जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन से ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसको स्क्लनीय नलिका के नाम से जानते हैं, वाहिनी के नाम से जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप साइंस ई नोट्स पे जाकर के, टेलीग्राम साइंस ई नोट पे जाकर के यहाँ पर एक शानदार सी PDF प्राप्त करके भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चंस का। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों 3 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब जैसे कार्य को आगे बढ़ाते हैं, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, निम्न में से किस से वृषण कोश उदर गुहा से संबंधित रहता है? अब देखो किस से संबंधित रहता है, किस से जुड़ा रहता है, ऐसे कह सकते हो आप। मूत्र मार्ग से, इनलिंगुअल केनाल से, शुक्रवाहक से, अधिवृषण से। बताओ भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। निम्न में से किस से वृषण कोश उदर गुहा से संबंधित रहता है? वृषण कोश के बारे में बात कर रहा है। जब इसकी बात करते हैं तो इस प्रकार से अपने पास में एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास में वृषण होते हैं और ये जो थैला है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, वृषण कोश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नलिका, जो भी संरचना है, उसको किसके नाम से जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा ऑप्शन है जो जिसको आप लॉक करने वाले? बता दो फटाफट से। निम्न में से किस से वृषण कोश उदर गुहा से संबंधित रहता है? अपनी NCERT में ये लाइन नहीं दी हुई है, फिर भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन देखो इंगुअल नल के नाम से जानते हैं, केनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर एक आवरण है? अंडवाहिनी के चारों ओर यानी ओविडक्ट के बारे में कहना चाहता है अगला। ठीक बात है, किसके बात कर रहा है? ओविडक्ट। या फिर कह रहा है कि टेस्टिस के चारों ओर यानी वृषण के चारों ओर। क्या कहना चाहता है? वृक यानी किडनी के चारों ओर। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किडनीज के चारों ओर लिखा हुआ है, हृदय के चारों ओर लिखा हुआ है। बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर एक आवरण है? कितना गजब का क्वेश्चन आपके सामने। देखो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं वृषण के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? वृषण के बारे में पढ़ते हैं। अच्छे से इस बात को घोल लेना। देखो वृषण क्या होता है? एक दृढ़ आवरण से घिरा रहता है। वृषण के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक दृढ़ आवरण पाया जाता है, ठीक है। इस दृढ़ आवरण को किसके नाम से जानते हैं? ध्यान से समझना, इसको वृषण खोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वृषण खोल के नाम से जानते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट। और इसके 2 आवरण होते हैं। इसका जो बाह्य आवरण होता है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है ये बाह्य आवरण। इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सॉरी ट्यूनिका वेजाइनलिस। किसके नाम से जानते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जानते हैं, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? योनिक कंचुक के नाम से जानते हो, ठीक है ना। तो बाह्य आवरण तो क्या कहलाता है? योनिक कंचुक। और इसका जो अंत आवरण है या आंतरिक आवरण है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं, एल्बुजिनिया, जिसको हम बोलते हैं श्वेत कंचुक। इस प्रकार से देखो एक वृषण खोल के अंदर दो आवरण होते, बाह्य आवरण इसका क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसको योनिक कंचुक के नाम से जानते हैं। आंतरिक आवरण बच्चों क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसको श्वेत कंचुक के नाम से जानते हैं। तो वृषण खोल का आंतरिक आवरण तो समझ गए होंगे, यहाँ पर कौन से ऑप्शन को लॉक करना है, सेकंड ऑप्शन को लॉक करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण डोज आपके सामने रखा गया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मानव वृषण की क्रियात्मक इकाई है। देखो द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन टेस्टिस क्या कहना चाहता है भाई, मूत्रजनन नलिकाएं हैं, मेल पीघी नलिकाएं हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, या फिर एसिनी या पालिकाएं होती हैं। बताओ फटाफट से, मानव वृषण की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वृषण के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ध्यान से समझना, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, यानी शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती है, ये वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। याद रखना, वृषण की कैसी इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, और प्लस प्लस में आप क्या कह सकते हो, संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए टेस्टिस दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है। ठीक है ना, तो वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, जहां पर किसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रह जाएगा, सिंपल सा पॉइंट। देखो किस प्रकार से जब हम वृषण की बात करते हैं, तो मानव का जो प्रत्येक वृषण होता है, उसके अंदर लगभग 250 क्या पाए जाते हैं, वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं बच्चों। ठीक है ना, और इस पालिका के अंदर 1 से 3 ऐसे कुंडलित क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो 250 लोब्स पाए जाते हैं, और इन 250 लोब्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स देखने को मिलती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो डन कर दीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। क्या समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। प्रत्येक वृषण के अंदर 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, टेस्टिकुलर लोब्स के पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब के अंदर एनसीईआरटी कहती है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। तो टोटल की बात करें तो एक के अंदर लगभग 750 क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हें वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, शुक्रजनक नलिकाएं बनी होती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। शुक्रजनक नलिकाएं किसकी बनी होती हैं, शुक्राणुजन से, ग्रंथिल उपकला से, या फिर संवेदी उपकला से, और क्या कहना चाहता है, जननिक उपकला से बनी होती हैं। बताओ फटाफट से, शुक्रजनक नलिकाएं किसकी बनी होती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। जब एक वृषण पालिका की बात करते हैं, देखो इस प्रकार से अपने पास में वृषण पालिका होती है। एक वृषण के अंदर लगभग 250 पालिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के चारों ओर ध्यान से समझ लेना, यानी शुक्रजनक नलिका क्या होती है, 2 आवरण से घिरी रहती है। ठीक है ना, कितने आवरण से घिरी रहती है, 2 आवरण से घिरी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर आवरण देखने को मिलते हैं। एक बार इस डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझना इस बात को। ये अपने पास में इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। इसका जो बाहरी आवरण होता है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। किसके नाम से जानते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर वाला जो आवरण है, इसको कहा जाता है जननिक उपकला। ठीक है ना, और इस जननिक उपकला के अंदर ध्यान से समझना, बहुत शानदार लाइन, इसके अंदर 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं ऐसे पाई जाती हैं। ये जो मैं येलो कलर वाली कोशिका आपको दिखा रहा हूं, इनको कहा जाता है शुक्रजन कोशिका। क्या कहा जाता है, शुक्रजन, या आप इसको क्या कह सकते हो, नर जर्म कोशिका के नाम से जानते हैं। बच्चा पार्टी याद रखना,
इसको हम एनसीईआरटी कहती है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसको किसके नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार कोशिकाएं, और इन स्तंभाकार कोशिकाओं को कहा जाता है सर्टोली कोशिका। तो देखो अच्छी तरीके से हमने एक शुक्रजनक नलिका, एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का टीएस काट पढ़ा, जिसके अंदर दो आवरण होते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं, अंदर वाला जो आवरण होता है उसको हम जननिक उपकला के नाम से जानते हैं। इसके भीतर की ओर दो कोशिकाएं होती हैं, येलो कलर वाली शुक्रजनन कोशिका, नरजन्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। स्तंभाकार कोशिका को सर्टोली कोशिका के नाम से जानते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है कि शुक्रजनक नलिका किसकी बनी होती है? तो आप सीधा जाएंगे 4 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी किसकी बनी होती है? जननिक उपकला की बनी होती है। डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम आपके सामने रखा गया है इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का, इसके ऊपर भी आप फोकस करेंगे। बहुत डीप बता रहा हूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लेकर के जा रहा हूं। हम इसको 360 डिग्री पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसके आसपास की सारी चीजें हम काउंट करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, ताकि अपना प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन वाला हो जाए। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है। मानव में वृषण स्थित होते हैं उदरीय गुहा में, वक्षीय गुहा में, अतिरिक्त उदरीय गुहा में, या फिर किसके अंदर होते हैं? पेरिकार्डियल गुहा के अंदर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। मानव के वृषण कहाँ पाए जाते हैं? बताओ फटाफट से। ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड इज कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? उदरीय गुहा के अंदर पाए जाते हैं, वक्षीय गुहा के अंदर पाए जाते हैं, अतिरिक्त उदरीय गुहा के अंदर पाए जाते हैं। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा भला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। 3 नंबर ऑप्शन को आप लॉक करेंगे बच्चा। कौन से ऑप्शन को लॉक कर देंगे पार्टी? 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे, यानी अतिरिक्त उदरीय गुहा। सर इस अतिरिक्त उदरीय गुहा का क्या मतलब होता है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मानव के वृषण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर। कहां पर स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, और एक थैलेनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वृषण कोश के नाम से जानते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो जिसको किसके नाम से जानेंगे बच्चों? अतिरिक्त उदरीय गुहा के। तो लॉक कर दीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन। समझ में आया? एक और बेहतरीन क्वेश्चन का दर्शन करवाता हूं, देखो अच्छे से पढ़ो। शीर्षण मुंड आवृत होता है, देखो क्या कहना चाहता है? एरियोलर मेम्ब्रेन से होता है, अग्रछद से होता है, और मेट्रियम से होता है। नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से नहीं। शीर्षण मुंड किससे ढका होता है? ऐसे आवृत का मतलब क्या होता है? ढका होना होता है। ठीक है ना? शीर्षण मुंड लिखा हुआ है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेनिस ग्लांस के नाम, ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। शीर्षण मुंड, मानव का शीर्षण जो होता है वो उत्कों की बनी हुई एक संरचना होती है, और इसका आगे वाला जो फुला हुआ भाग है उसको ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये एक त्वचा के द्वारा ढका रहता है। किससे ढका रहता है? त्वचा से ढका रहता है, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? तो उसको अग्रछद के नाम से जानते हैं। उस त्वचा को किसके नाम से जानते हैं? अग्रछद के नाम से जानते हैं बच्चों। उसे फोर स्किन के नाम से जानते हैं, उसे प्रीप्यूस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, उसे किसके नाम से जानते हैं? प्रीप्यूस के नाम से भी जानते हैं। अग्रछद होगा तो बच्चों यहां पर अपने पास में ध्यान से समझना, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को आपको लॉक करना है। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। इसी कड़ी में जैसे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने। मानव के वृषण कोषों में रहते हैं, इसका क्या कारण है? आपको बताना कि मानव के जो वृषण होते हैं वो स्क्रोटम में पाए जाते हैं। बच्चों स्क्रोटम में पाए जाने का मेन कारण क्या है? मेन रीजन क्या है भाई? 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि मूत्राशय की उपस्थिति होगा, सेकंड में कह रहा है मलाशय की उपस्थिति होगा, लंबी शुक्र वाहक पाई जाती है, और काम की बात सुनो, शुक्र जनन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। ये 4 में से आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही नजर आ रहा है? उसी की खोपड़ी तोड़ दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल आपके पास में 60 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल आराम से पढ़ करके लॉक कर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है? देखो बात करते हैं, मानव के जो वृषण होते हैं वास्तव में ही एक थैले के अंदर पाए जाते हैं, और उस थैले को कहा जाता है वृषण कोश।
स्क्रोटम कहा जाता है। अब देखो, मानव के बॉडी का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप लिख सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके सामने आप पढ़ते हैं। अब जब शुक्राणु निर्माण की बात आती है तो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो वृषण कोष होता है ये शरीर के तापमान से, ध्यान से समझना, वृषण कोष जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाता है, यानी लो कर देता है, कम करने का काम करता है, जो किसके लिए आवश्यक होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है, या आप कह सकते हो शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है, और वो कहां पर देखने को मिलता है? स्क्रोटम के अंदर देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है बेटा। यहाँ पर डी ऑप्शन को ही लॉक करना पड़ेगा, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कार्य को आगे बढ़ाते हैं। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो भाई, पढ़ लेते हैं। यह युग्मित संरचना है, यह नर मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग पर उपस्थित होता है, यह शिश्न के स्नेहक में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में यह कौन सी संरचना है? शुक्राशय है, कंदमूत्र पथ ग्रंथि है, बार्थोलिन की ग्रंथि है, पृष्ठ ग्रंथि है। बच्चों, बहुत गजब गजब के स्टेटमेंट आपके सामने है। एनसीईआरटी की एक ग्लैंड जो है उसकी जितनी विशेषता एनसीईआरटी में लिखी हुई थी सारी की सारी आपके सामने रख दी। बताओ, ये शुक्राशय ग्रंथि होगी, कंदमूत्र पथ ग्रंथि होगी, बार्थोलिन की ग्रंथि होगी, या पृष्ठ ग्रंथि होगी? याद रखना। देखो, सिंपल सी बात करते हैं। देखो एक बार फिर से देखो, ये नर मूत्र जनन मार्ग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, शिश्न लिखा हुआ है, बार्थोलिन की ग्रंथि तो काट दीजिएगा। एक बार इसके ऑप्शन नंबर जो है वो मैं सही कर देता हूं, इस प्रकार से 1 2 3 4 है, क्योंकि बार्थोलिन ग्रंथि जो है ना ये तो किसके अंदर पाई जाती है? स्त्री में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन तो डिलीट कर दिया। अब आपके सामने बच्चों 3 ही ऑप्शन बचे, शुक्राशय, कंदमूत्र पथ और पृष्ठ ग्रंथि। याद रखना, इस पृष्ठ ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि के नाम से? प्रोस्टेट। और ये आपके सामने कंदमूत्र पथ ग्रंथि लिखा हुआ ना, इसको बच्चों पढ़ते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसी को किसके नाम से जानते हैं? काउपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर। एक जोड़ी इसकी संख्या होती है। ये क्षारीय चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती है जो नर के शिश्न के स्नेहक में काम आती है, लुब्रिकेंट में मदद करती है ये। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर अपने पास में जो इसका सटीक ऑप्शन नजर आ रहा है उसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर अपने पास में बच्चा पार्टी याद रखना, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल काउपर ग्रंथि राइट ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट यहाँ पर डाले गए हैं ये किसके बारे में है? कंदमूत्र पथ ग्रंथि के बारे में है। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, रट्टा लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। लीडिंग की कोशिकाएं होती हैं, यकृत में होती है, वृषण में होती है, अंडाशय में होती है, प्लीहा में होती है। बताओ फटाफट से लीडिंग की कोशिका। इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं अपने पास में, शानदार सा, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया, देख पा रहे हो, एक वृषण पालिका का डायग्राम है ये। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम आपके सामने, ये वृषण पालिका है। और इस वृषण पालिका के अंदर ये अपने पास में है शुक्रजनक नलिका, ये अपने पास में है शुक्रजनक नलिकाएं। तो आपको पता है एक पालिका के अंदर कितनी नलिकाएं पाई जाती हैं? 1 से 3 नलिका पाई जाती है। अपनी एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है? इस शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र को, ध्यान से समझना, इस बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंतराली अवकाश के नाम से जानते हैं बच्चों, जानते हैं ना। और पुरानी किताबों में क्या होता था कि शुक्रजनक नलिकाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको अंतराली क्षेत्र के नाम से, देखो अंतराली शब्द से मतलब होता है बीच में पाया जाने वाला क्षेत्र। लेकिन अपनी एनसीईआरटी सिर्फ एक शुक्रजनक नलिका के बारे में बात करती है, तो शुक्रजनक नलिकाओं लिखा हुआ है वहां पर, यह विडंबना है। शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश कहलाता है। बच्चों याद रखना, इस अंतराली अवकाश के अंदर पाए जाने वाली कोशिका को हम कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं? अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं।
अरे मेरे बच्चे, इसी को तो किसके नाम से जानते हैं हम? लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और काम की बात सुन लो, ये लीडिंग कोशिका क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। यानी सर किसका करती है? पूंजन हार्मोन का। सर किसका श्रावण करती है या स्त्रावण करती है? एंड्रोजन का। अरे ये किसका श्रावण करती है? स्त्रावण करती है नर हार्मोन का। आ गई बात समझ में? तो यहां पर आप बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। ये इसने टाइपर ने जो नंबर है ये गड़बड़ कर रखी है। आपको जाना है किसके पास में? टेस्टिस के पास में। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? इन टेस्टिस। क्या लिखने वाले हैं? इन टेस्टिस, यानी 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन को लॉक करने वाले। तो लीडिंग कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है? ये सारा का सारा जो डायग्राम आपके सामने रखा गया, शानदार सा सजाया है मैंने। ये कहना चाहता है कि लीडिंग कोशिकाएं वर्षण के अंदर पाई जाती हैं। समझ में आ गया? और कहां पाई जाती हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। याद रखना बच्चों, और थोड़ी सी बात कर लेता हूं, सामने आ गया था। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी बताती है एनसीईआरटी। और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं? प्रतिरक्षात्मक कार्य करती हैं। प्रतिरक्षात्मक कार्य करने के लिए भी इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। किसके स्त्रवण में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक साथ ट्रीटमेंट कर देती है कि शुक्राशय ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, और बात करते हैं कौन सी ग्रंथि के बारे में? तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इन तीनों ग्रंथियों का जो स्राव होता है, स्त्राव होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको शुक्र प्लाज्मा कहा जाता है बच्चों। और शुक्र प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो फ्रक्टोज शर्करा देखने को मिलती है। इसके अंदर कैल्शियम धातु आयन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के प्रकीर्णव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। ये सारी की सारी एक जगह लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ही यदि फ्रक्टोज शर्करा की बात किया जाए, ये कौन सी ग्रंथि के स्राव में पाया जाता है? तो शुक्राशय में होगा। और यहां पर लिखा हुआ पेरिनियल ग्लैंड है ग्रंथि, का ऊपर लिखा हुआ बार्थोलिन। इसको तो काट दीजिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्त्री जनन पथ में पाई जाती है। ठीक है ना, या स्त्री जनन तंत्र में पाई जाती है बार्थोलिन की ग्रंथि। 3 ऑप्शन आपके सामने है। बताओ फ्रक्टोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? और काम की बात सुन लो, इस फ्रक्टोज शर्करा को ईंधन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईंधन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों याद रखना, भूल मत जाना, शुक्राशय ग्रंथि का जो तरल होता है उस तरल के अंदर और याद रखना इसका जो शुक्राशय ग्रंथि का जो तरल होता है वो सीमेन का वीर्य का जो है वो 60 से 70% भाग बनाता है। और उसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। गजब का क्वेश्चन है। आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तो इसको तो मेरे पढ़ने से पहले ही फोड़ देंगे। वर्षण कोश का ताप उदर गुहा से कितना कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या लिखा हुआ भाई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो सिंपल सा पॉइंट है भाई, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करता है। तो यहाँ पर 2.5 तो है नहीं, तो हम किसके पास में चले जाएंगे? 3 नंबर ऑप्शन के पास में चले जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, टाइम नहीं लूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनो काम की बात, क्या कहना चाहता है? शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी आवरण रेशेदार संयोजी उत्तक का बना होता है, इसे किसके नाम से जानते हैं? कितना गजब का क्वेश्चन है। ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से, लेमिना प्रोप्रिया है, पलिका और सेमिल्यूनेरिस है, या फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है? बताओ फटाफट से। शुक्रजनक नलिका की बात कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात कर रहा है। ये आपके सामने एक बार बना देता हूं वापिस में। वृषण पालिका, याद रखना ये अपने पास में है वृषण पालिका। ठीक है ना, ये वृषण पालिका है। और इस वृषण पालिका के अंदर बच्चे ये आपके सामने 3 पड़ी हैं बढ़िया बढ़िया सी शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है ना। अब क्या कहना चाहता है कि ये जो शुक्रजनक नलिका होती है इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिएगा। इस शुक्रजनक नलिका के चारों ओर
एक आवरण पाया जाता है जो किसका बना होता है, रेशेदार संयोजी ऊतक का बना होता है, उसे किसके नाम से जानते हैं? तो ऐसा आपके पास में स्टेटमेंट आते ही आप चले जाएंगे ट्यूनिका प्रोप्रिया के पास में। किसके पास में चले जाएंगे? ट्यूनिका प्रोप्रिया के पास में चले जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ट्यूनिका प्रोप्रिया पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और थोड़ी सी मैं काम की बात करना चाहूं यहां पर, इसके भीतर की ओर जनन उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनन उपकला। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये अपने पास में है इसके अंदर जनन उपकला। और बच्चों इस जनन उपकला के अंदर पाई जाती हैं दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। जब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का टीएस काटते हैं तब हमें ये अपने पास में सामने आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके स्त्रवण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ प्रकीर्णवय होते हैं? यह है एनसीईआरटी वाली लाइन। लार ग्रंथियों के स्राव में, स्त्री की सहायक जनन ग्रंथियों से, पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों से, या फिर लीवर से? बताओ फटाफट से। 3 प्रकार की ग्रंथियों की बात करते हैं। एक अपने पास में प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, दूसरी अपने पास में कौन सी ग्रंथि आ जाती है? काउपर। और तीसरी अपने पास में आ जाती है, ध्यान से समझना, शुक्राशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हमें पुरुष जनन तंत्र में पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां किसके अंदर आ जाती हैं? पुरुष जनन तंत्र, नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है बच्चों। इन तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? शुक्र प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शुक्र प्लाज्मा के नाम से। और उस शुक्र प्लाज्मा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? तो एक तो अपने पास में आ जाता है फ्रक्टोज शुगर आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ईंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर एंजाइम के अलावा थोड़ी सी बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिस पाया जाता है, इसके अंदर स्पर्मिन पाया जाता है, और फाइब्रिनोलाइसिन पाया जाता है इसके अंदर सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, सिट्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर फोस्फेट पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कैल्शियम धातु आयन पाए जाते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये प्रकीर्णवय होता है, इसका मतलब होता है एंजाइम। इसका मतलब क्या होता है? एंजाइम। तो ये सारे के सारे कौन से ऑप्शन में बैठ रहे हैं भाई? 3 नंबर ऑप्शन में। यानी पुरुष की सहायक ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। पुरुष जनन तंत्र की, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, पुरुष जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि अयुग्मित होती है? अच्छे से पढ़ना। देखो पुरुष जनन, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। पुरुष जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि अयुग्मित होती है? ऐसे पढ़ना आपको। बर्थोलिन की ग्रंथि, यानी जिसको बार्थोलिन है, ये शुक्राशय, पुरुष और काउपर ग्रंथि, ये ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है अयुग्मित, जो यानी ऐसे समझना, जो जोड़े में नहीं पाई जाती है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। अयुग्मित का मतलब नॉन पेयर्ड। बताओ फटाफट से। बार्थोलिन तो काट दीजिएगा, मादा जनन तंत्र की है। शुक्राशय और पुरुष और काउपर, ये ग्रंथि आपके सामने है। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर शुक्राशय की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर काउपर ग्रंथि होती है, वो भी किसके रूप में पाई जाती है? 1 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, पुरुष का मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। याद रखना, जिसकी आकृति सिंघाड़े नुमा होती है। जिसकी आकृति कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपके सामने, ठीक है ना। ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको भी थोड़ा पढ़ना है। जिसकी आकृति सिंघाड़े नुमा होती है, ठीक है। और ये देखो क्या होता है, इनकी संख्या होती है 1, और ये क्या होती है? पिंडों में बंटे होती हैं, पिंडों में विभक्त होती है। संख्या में 1 जरूर है, लेकिन ये पिंड में बंटी होती हैं। और सारे के सारे पिंड जो होते हैं वो किस में खुल जाते हैं? यूरेथ्रा में खुल जाते हैं, मूत्र मार्ग में खुल जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है। डेवलपमेंट के दौरान, यानी परिवर्धन के दौरान शुक्राणुजनों को पोषण प्रदान होता है। सर्टोली कोशिका से, अंतराली कोशिका से, संयोजी ऊतक की कोशिका से, नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप कौन सा जो ऑप्शन है वो लॉक करना चाहेंगे? डेवलपमेंट के दौरान शुक्राणुजनों
को पोषण कौन देता है? बताओ फटाफट से, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जानना होगा कौन से ऑप्शन के पास में, 1 नंबर ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसे हम कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं? इसे नर्स सेल के नाम से जानते हैं। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नर्स सेल होता है। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख करके आपको बता देता हूँ एंगल के हिसाब से। देखो यहां लिखता हूं इनकी कहानी। देखो इस कोशिका को किसके नाम से जानते हैं हम? नर्स सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं? पोषी कोशिका के नाम से जानते हैं। ये पोषी सेल है बच्चों, याद रखना। इसको हम आलंबन कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ये आलंबन सेल है। इसे हम दहाई माँ के नाम से भी जानते हैं। मैं सारे के सारे बता देता हूं इसको किस किस के नाम से जानते हैं। इसे सब टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं। इसे आप सस टेंटाकुलर कोशिका भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये वो कोशिका होती है जो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। तो देखो सर्टोली कोशिका को नर्स सेल के नाम से, पोषी कोशिका आलंबन, दाहिमा, सब टेंटा, सस टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते। तो बच्चों यहां पर अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पता ही है कि ये जो लीडिंग कोशिका है इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये क्या काम करती है? ये एंड्रोजन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? एंड्रोजन का स्त्राव करती है। और एंड्रोजन क्या काम करता है? किशोर अवस्था के दौरान पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यौनारंभ पर क्या कहना चाहता है? यौनारंभ पर स्त्री द्वारा किसका उत्पादन प्रारंभ, देखो स्त्री किसका उत्पादन प्रारंभ करती है? शुक्राणु का, मूत्र का, नवजात शिशु का, अंडे का। सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इतना सिंपल क्वेश्चन नीट एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चों सीधा चले जाओ कौन से ऑप्शन के पास में? अंडे का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपने पास में? 4 नंबर ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। अंडाशय से अंडे मुक्त किए जाते हैं, अंडवाहिनी में, वृक्क में, अंडाशय में और गुहा में। देखो अंडाशय को कहा जाता है डिंब ग्रंथि, याद रखना। किसके नाम से जानते हैं? डिंब ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो किसका निर्माण करती है? अंडाणु का निर्माण करती है। तो देखो पहली बात तो है कि हमें यह पता होना चाहिए कि अंडाणु का निर्माण किस में होता है? डिंब ग्रंथि में होता है, यानी अंडाशय के अंदर होता है। और किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो ऊजनेसिस यानी अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखो अपने पास में ये अंडाशय हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इस अंडाशय के इस भाग के ऊपर इस प्रकार से, ध्यान से समझना, अपने पास में नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ये अपने पास में नलिकाकार संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये संरचना हो गई और ये भाग होता है, ठीक है। थोड़ा सा और यदि देखा जाए तो इसको आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो भाग है ये लो साफ, ये आपके सामने ओविडक्ट है। तो देखो यहां पर अंडाणु निकलेगा, जैसे रिलीज होगा तो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? ओविडक्ट के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? ओविडक्ट। मतलब किसके अंदर चला जाएगा बच्चों? अंडवाहिनी के अंदर चला जाएगा। अंडवाहिनी को हम किसके नाम से जानते हैं? फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो अंडोत्सर्ग के दौरान, ओवुलेशन के दौरान जो अंडा रिलीज होता है, उत्सर्जित होता है, वो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? ओविडक्ट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हो ओविडक्ट का पहला जो भाग होता है जिसको हम इनफंडिबुलम कीपक के नाम से जानते हैं, इस कीपक के ऊपर ये झालर होती है, फिम्बरी होती है, जिसका काम होता है अंडोत्सर्ग के दौरान उत्सर्जित अंडाणु को कलेक्ट करना। तो यहां पर ये चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है? एक बार मैं वापस उस डायग्राम तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। मैं जहां पर बॉक्स कर रहा हूं ध्यान से समझना। यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये पूरा का पूरा गर्भाशय में आता है। ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय की आकृति एनसीईआरटी लिखती है उल्टी नाशपाती जैसी होती है। गर्भाशय का ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? बुघन के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको हम फंडस के नाम से जानते हैं बच्चों। इसे हम काय के नाम से जानते हैं। अरे इसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। यानी गर्भाशय का ऊपरी
चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। और नीचे वाला जो संकरा भाग होता है इसको हम गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं, यानी किसके नाम से जानते हैं? सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो अब आगे वाला क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि गर्भाशय का निचला संकरा भाग मूत्र मार्ग गर्भाशय ग्रीवा भग सेप कहलाता है, भग कहलाता है। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो सीधा सीधा चले जाना, यानी गर्भाशय का निचला संकरा भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, यानी सर्विक्स कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन को आपको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, शानदार अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एक से बढ़कर के क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बच्चों एक और धमाका आपके सामने रखा गया है। जननिक उपकला कोशिकाएं घनाकार होती हैं जो कि पाई जाती हैं। जननिक उपकला कोशिकाएं, जननिक उपकला कोशिकाएं, देखो क्या कहना चाहता है, यानी जननिक उपकला कोशिका की बात करना चाहता है, ये जर्म एपिथेलियम सेल की बात करना चाहता है। किसकी बात करना चाहता है? जर्म एपिथेलियम सेल्स की बात करना चाहता है। वृषण में, अंडाशय में, 1 व 2 दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है। बताओ फटाफट से, जननिक उपकला कोशिकाएं घनाकार जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बच्चों गलती मत कर देना, ये दोनों ही हो जाएंगे इसके अंदर, यानी वृषण भी होगा, अंडाशय भी होगा। तो यहां पर अपने पास में जो ऑप्शन निकल के आएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही हैं जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है, याद रखना इनकी जो जननिक घनाकार उपकला, देखो जननिक जो उपकला होती है और वो कैसी होती है ये बात और आपको याद रखना है, क्यूबोडियल होती है अर्थात घनाकार होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से बच्चों नीट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एमसीक्यूज अपनी सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर यदि बात किया जाए सेकंड चैप्टर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, और उसका आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यदि आप लगातार इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन को मैं बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। बच्चों एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, शानदार क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक तो करना भूलना भी नहीं है, अपने सारे मित्रों तक शेयर करना। फिर धमाकेदार क्लास के साथ में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए अच्छा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।